हिंदू आतंकवाद का तमगा गढ़ने वाले एक ही पहले शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे। तो ये योजनाबद्ध तरीके से उस षड्यंत्र के तहत ये फंसाया गया। इसके पीछे पूरी मंशा हिंदू समाज को बदनाम करना, भगवा आतंकवाद को नाम से तमगा पहनाना। रात को जब 12-1 बजे बाद पता लगता कि मालेगांव ब्लास्ट की हमको लेके जा रहे, प्रताड़ना का इनकी टार्चर करने का तरीका बहुत क्रूरतम था। इतना क्रूरतम था कि उसके बात करने से शर्म उठती है। कुछ जैसे छोटे 2 उदाहरण बता सकता हूँ मैं। पहले पूरा नंगा कर देना, एक कमरे, छोटे से कमरे के अंदर बंद करके ब्लैक कांच से देखते रहना और उसके अंदर एसी चालू करके 5 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर पर रख देना, घंटों रखना, फिर बाहर निकाल के वो एक ही बात करना कि जो हम कह रहे हैं वो स्वीकार कर लो, हम जो कह रहे हो कबूल करो, आपको नाम बता दो, उनका नाम बोल दो, उनका नाम लो। बड़े नेताओं का नाम लेने का बार बार बोलते थे कि जैसे हमारे आइकॉन है देश के, तो उनका भी नाम आ जाए। उनतीस सितंबर साल 2008 रात करीब 9:30 बजे के आसपास महाराष्ट्र के मालेगांव स्थित भिकू चौक पर बनी एक मस्जिद के पास एक विस्फोट धमाका होता है, जहां 100 से अधिक लोग घायल होते हैं और 6 लोगों की मौत हो जाती है। एटीएस की जांच के बाद एनआईए की जांच में कई लोग उसमें आरोपी बनाए गए थे। 14 से अधिक लोग आरोपी बनाए गए थे और साल 2025 31 जुलाई सुबह के समय कोर्ट ने, एनआईए की विशेष कोर्ट ने सभी लोगों को बरी कर दिया है। उसी केस से जुड़े हुए जिसमें आरोपी बनाए गए श्याम साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। सर, साल 2008 के अंदर महाराष्ट्र के मालेगांव में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें आप 14 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें बीजेपी पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हैं। अब एनआईए की विशेष कोर्ट ने आप सभी लोगों को कल बरी कर दिया है 31 जुलाई के दिन। ये 17 साल आप लोगों के लिए कितने घातक साबित हुए, परिवार के लिए कितने दुख भरे रहे, और आप लोगों को जो जमानत मिली उस बीच आप लोगों का संघर्ष कैसा रहा? तो ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना थी जब जिस वक्त इसे संगीन केस के अंदर षड्यंत्र पूर्वक हमें फंसाया गया, और जितने को भी फंसाया गया सब कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हिंदू समाज का काम कर रहे थे, हिंदू आइकॉन थे, हिंदू कार्यकर्ता के रूप में थे। तो ये योजनाबद्ध तरीके से उस षड्यंत्र के तहत ये फंसाया गया। इसके पीछे पूरी मंशा हिंदू समाज को बदनाम करना, भगवा आतंकवाद को नाम से तमगा पहनाना, एक नेरेटिव गढ़ा गया। इसके पीछे गढ़ने के पीछे कारण भी एक ही था। एक जो हमारी कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही काम करती है। एक वर्ग विशेष के लिए उसका विशेष मोह होता है, उस वर्ग विशेष के मोह के लिए उनको बचाना कैसे, वो जो बदनाम हो रहे थे उनकी बदनामी को दूर कैसे करना, इस निमित्त उन्हें ये एक पूरा षड्यंत्र के पूर्वक कुछ हिंदू नेताओं को, हिंदू कार्यकर्ताओं को आरोपी बना दिया। जैसे आपने कहा है, बिल्कुल सत्य है कि 17 साल तक मतलब उस चीज का न्याय मिला। हम कितने संकट से गुजरे, कितने अपने आप में पीड़ा था जीवन। स्टार्टिंग में जब जिस समय ये आरोप लगाया गया, आरोप बनाया तो हमारे को कितनी जिल्लत हमने झेली, क्योंकि समाज के अंदर बदनाम हुए, आतंकवादी का तमगा मिला। समाज जो अन्य समाज के लोग, मिलने वाले, परिवार वाले, तो सब लोगों को दिल दिमाग में एक ही चीज बेटा कि ये बहुत आतंकवादी लोग हैं। उन्होंने हमारी छवि, सामाजिक छवि को ध्वस्त कर दिया। पारिवारिक स्थितियां खराब हुई। उस पारिवारिक स्थितियों के अंदर पत्नी, बच्चे, इन सबकी भी हुई। हमारी आर्थिक हालत, क्षमताएं खराब हो गई। हम दहशत में जीते थे जिस समय हमें गिरफ्तार करके ले गए। एटीएस पे गिरफ्तार करा था। एटीएस वहाँ सरकार थी, ये वो कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और
पूरे कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये हिंदू आतंकवाद का तमगा गढ़ने वाले एक ही पहले शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे। दिग्विजय सिंह जी सीना फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भगवा आतंकवाद है, हिंदुओं ने ये काम करा, हिंदू आतंकवाद है। और इससे साबित भी होता है कि उनके आप पुराने कहीं के भी स्टेटमेंट उठा के देखोगे तो वो ने यही कहा था 2008 में भी 9 में भी कि हेमंत करकरे जी के शांत होने के बाद, जो हेमंत करकरे एटीएस चीफ थे, उनके शांत होने के बाद ये स्पष्ट कहा था कि मेरी हेमंत करकरे से कई बार बात होती थी, कई बार फोन पे चर्चा होती रहती थी, मेरी लगातार उनसे बात हो रही है दबाव में, प्रेशर में। तो ये किस बाबत बात करते थे, क्या करते थे हेमंत अपने दिग्विजय सिंह जी, इससे स्पष्ट झलकता है कि ये षड्यंत्र पूर्वक हुआ था। इसमें षड्यंत्र था, कांग्रेस का नैरेटिव सेट करा था और आज कोर्ट ने सब भांडा फोड़ दिया, सबको न्याय दिया। साल 2008 के अंदर यह हादसा हुआ था। एटीएस इसके अंदर शुरुआती दौर में जांच कर रही थी। बताया जाता है कि इसके मुख्य आरोपी की जांच पुष्टि नहीं हो पा रही थी, तो इंदौर और उज्जैन भोपाल से इसके साक्ष्य जोड़े गए, सबूत जो इसमें आरोपी बनाने के लिंक के जोड़ी गई और एटीएस ने देर रात पोंछ कर लोगों का अपहरण किया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये भी बात बिल्कुल सही है कि इनको जब पहले एटीएस ने इसकी जांच शुरू करी, जांच शुरू करने के 10 से 12 दिन बाद ही मेरे ख्याल से जो चार्जशीट की डेट, घटना की डेट और प्रज्ञा दीदी, हमारे माननीय प्रज्ञा दीदी की जो गिरफ्तारी है अनऑफिशियली, वो 12-13 दिन बाद हो गई थी। उनको 12 या 13 अक्टूबर 2008 में उनको उठा ले गए थे। उनके 4-5 दिन बाद मुझे जैसे किडनैप करते ना, ऐसे कुछ सिविल ड्रेस में थे, 2 जीप आती है, मेरी गाड़ी के आगे लगाती है और मुझे किडनैप करके ले जाती है। जब उसी दिन रात को देखा जाता है कि मुझे मुंबई ले जाया जा रहा है, मेरी फिर गाड़ी के अंदर 3 लोगों को और बिठाया जाता है बाईपास पे। बाईपास पे एक पुलिस की गाड़ी आती है, बाद में पता लगा वो लखोड़िया थाने की गाड़ी थी। वहां पर झूठा मोटा उनका आवेदन देते कि हमारे साथ अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, ये हम इतला कर रहे हैं आपको। वो इतला करने में मध्य प्रदेश पुलिस भी दे देती है हमें, वो ले जान देती है उन्हें। जबकि सुबह से किडनैप कर रखा था, जो 3 लोगों को मेरी गाड़ी में डाला जाता तो वो भी 2 दिन पहले से इनकी कस्टडी में थे। कभी किसी होटल में रख रखा था, दहशत में रख रखा था, घर वालों से फोन चालू रखवाते थे, बोलते थे कि बोलना हम इस काम में लगे, उस काम में लगे। ये सिर्फ इसलिए करते थे कि आप बता दोगे तो हम आपको अनशन केस में फंसा देंगे, आप हम जैसा कहते जा रहे ऐसा करते जाओ। ये पूरा दिन भर मेरे साथ भी घटनाक्रम रहा। मुझे भी दिन भर मेरा फोन खुद एटीएस ऑफिसर रखते थे, मेरे घर से फोन आते थे, करते थे, तो बोलते थे कि आप बताना नहीं कहाँ है, बस खुद अच्छे हैं और यदि आपने ज्यादा सहानुभूति दिखाई तो हम आपको फलाने केसों में बंद कर देंगे। रात को जब 12-1 बजे बाद पता लगता कि मालेगांव ब्लास्ट के लिए हमको लेके जा रहे हैं, तो वो बहुत प्रताड़ना देते हुए लेके गए थे। जैसे वहां जाने के बाद पता लगता प्रज्ञा दीदी को भी लेके आए। जब हमको मुंबई लेके गए, नागपाड़ा एटीएस के उसमें मुख्यालय, वहां से फिर हमको लेके पहुंचे काला चौकी, दादर के अंदर है एटीएस की काला चौकी। वहां जब पता पहुंचने के बाद हमारा सामने प्रज्ञा दीदी, कोई महिलाओं के रोते गाने की चिल्लाने की आवाज आती थी, तो उस समय तक तो हमें नहीं मालूम था कौन है, पर 2-4 घंटे बाद जब एक महिला को लेके आते तो हम देखते उसकी हालत बहुत बदतर थी। वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी ढंग से। 2 जने उसको पकड़ के खड़े थे, बहुत मारा पीटी, बहुत अनशन करी हुई थी, क्योंकि हम तो पूरे रात से सुनते चले आ रहे थे एक महिला चिल्ला पुकार कर रही है और खूब चिल्लाती थी, कोई कूटता था, पीटता था। ये घटना हमारे साथ भी होती थी। हमको उस वक्त तो ये घटना थी, हमारे साथ भी खूब मारा पीटी करी। मेरे साथ जो 3 लोगों को लेके गए थे, वो उसमें एक दिलीप पाटीदार, दिलीप नाहर था, एक धर्मेंद्र बैरागी था, एक शिव नारायण कल संगरा था। 5 दिन बाद हमको गिरफ्तार करके रखा। वो जो 2 गवाह, बाद में 2 को गवाह बनाया, दिलीप नाहर को, धर्मेंद्र बैरागी को, मंत्री को, उनको भी खूब मारते पीटते थे। उनकी भी चिल्लाने की, मार खाने की आदत, आवाजें आती रहती थी। 4 साल आप लोग जेल में रहे हैं और पूछताछ के नाम पर आपके साथ बताया जाता है कि मारपीट तो ठीक था, लेकिन काफी सारे कुकर्म भी पुलिस के द्वारा अपनाए गए, एटीएस के द्वारा अपनाए गए आप लोगों के साथ। और जिस तरह से हम
पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी की बात करें, उनके साथ भी काफ़ी बदसलूक जैसा व्यवहार किया गया। बताया जाता है कि कई मतलब ऐसे कुकर्म किए गए हैं पूछताछ की आड़ में, जो शब्दों से बयान नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इनकी प्रताड़ना का, इनकी टार्चर करने का तरीका बहुत क्रूरतम था। इतना क्रूरतम था कि उसके बात करने से ही सिहरन उठती है। कुछ जैसे छोटे 1-2 उदाहरण बता सकता हूँ मैं। पहले पूरा नंगा कर देना, एक कमरे, छोटे से कमरे के अंदर बंद करके ब्लैक कांच से देखते रहना और उसके अंदर एसी चालू करके 5 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर पर रख देना, घंटों रखना, फिर बाहर निकाल के वो एक ही बात करना कि जो हम कह रहे हैं वो स्वीकार कर लो, हम जो कह रहे हो कबूल करो, आप तो नाम बता दो, इनका नाम बोल दो, उनका नाम लो। बहुत बड़े नेताओं का नाम लेने का बार बार बोलते थे कि जैसे हमारे आइकॉन है देश के, तो उनका भी नाम आ जाए। एक ही हो गया बेल्टों से मारना, जो चक्की के पट्टे होते थे बड़े बड़े, उससे उल्टे लेटा देना और तलवे ऊपर कर देना पैरों के। तो बहुत, जब एक बेल्ट पड़ता है तो कल्पना नहीं कर सकते, आंखों के अंदर अंधेरा आ जाता है। हाथों के अंदर बेल्ट मारना, हाथ झंडा जाता, दिमाग तक झंडा जाता था। बिल्कुल आप कल अंधेरा जा जाएगा, तारे दिखने लगेंगे। फिर उसी को फिर मल्लम लगवा के करवाते थे ताकि पुलिस की कभी यदि शिकायत भी करे कि हमारे साथ मारपीट हुई तो कोई मेडिकल में आए नहीं। इसके अलावा एक लठ लेके इस पे जांग के ऊपर लठ रख देना और 2 आदमी को खड़ा कर देना, उसका रोलन करना। तो रोलन करने पे ऐसा लगता था जांग फट गई, मतलब पैर घुटने पिंडली की ये स्थिति हो जाती थी, खड़े नहीं हो पाते थे। लेटरिन पेशाब के लिए भी जाना होता तो रेंग के जाना पड़ता था। रात कभी एक चादर ना ओढ़ने को देते थे ना बिछाने को देते थे। तो जो नीचे के फ्लोर होते थे इतने ठंडे गार लगते थे, जिससे प्रज्ञा दीदी भी बहुत उनका शरीर डैमेज हुआ, उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि जो उनकी मारपीट अनशन होती थी, जिसकी अकल्पनीय मारपीट ऐसी होती थी कि भारी रूप से चोट ना दिखे, अंदरूनी चोट आए ताकि मेडिकल में कहीं आए नहीं। तो आपने आज उसका जीता जागता उदाहरण है कि प्रज्ञा दीदी की रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, वो चल फिर नहीं सकती। मेरा खुद का फ्रोजन शोल्डर ये वाला हो गया था, मेरा 3 साल 4 साल तक मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ, लेफ्ट में हुआ। तो ये इतनी जो प्रताड़नाएं थी ये अकल्पनीय थी, जो पिक्चरों में किसी समय कोई देखा करते थे वो साक्षात देखने में आ गए थे। तीसरा, अचानक रात में ले जाना, बिल्कुल सुनसान जगह पे लेके चले जाना और ये की बात करना कि तेरा आज तो इनकाउंटर है। हमको ये भी लगता था कि सही में हमारा इनकाउंटर, हम शायद अब नहीं बच पाएंगे, आज हमारा आखिरी है ये दिन। ये पूरा स्थिति लगती थी, पर फिर वापस ले आते थे तो भी लगता था चलो बच गए। फिर कहते थे आप अब तो ले लो नाम, आपका नाम ले दो, किसी का बता दो, किसी का भी जो भी आपकी मर्जी में ऐसे होना चाहिए बड़े नेता का नाम, क्योंकि मेमो पे साइन करवाना चाहते थे उनका नाम लेके कि मैंने ये मेरा वालिया बयान दिया, स्टेटमेंट दिया। क्योंकि हमारा भारतीय कानून है, किसी एक को आरोपी बना दोगे, उसको बनाने के बाद वो स्वीकार करता तो उसको भी आरोपी बना देते, मेमो पे बन जाता है। तो ये हमने बहुत मार खाई, टार्चरिंग झेली, प्रताड़नाएं झेली, उसके बाद भी हमने कभी भी स्वीकार नहीं करा। अब ये स्वीकार नहीं करा तो ये तो सब अनऑफिशियली कस्टडी में चल रहा था। 23 अक्टूबर को 2 लोगों को गवाह बनाते, दिलीप पाटीदार को, धर्मेंद्र बैरागी को। उनको गवाह बनाने के बाद हम 3 लोगों को आरोपी बना देते और ऑफिशियली कस्टडी हमें नासिक कोर्ट में पेश कर दिया जाता 23 अक्टूबर 2008 को। वहां से हमें 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है। वो 10 दिन की पुलिस कस्टडी के अंदर हम काला चौकी लाया जाता है, कभी नागपड़ा ले जाते थे, कभी काला चौकी ले जाते थे, उनके मर्जी में बात। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर उस कर्नल को, उसको लेके आए, मेजर को लेके आए, राकेश धावड़े को लेके आए, समीर कुलकर्णी को लेके आए, सुधाकर चतुर्वेदी को लेके पकड़ के लाए, जगदीश महात्रे को लाए। तो जब हर एक दिन बाद जिसको लेके आते थे तो हमारे सामने बहुत बहुत तकलीफ, सबको बहुत अनटन पीटते थे। मतलब हर एक की ऐसी पिटाई होती थी कि वो 2 दिन तक 3 दिन तक ढंग से लेटरिन बाथरूम नहीं जा पाता था, चल फिर नहीं पाता था। वो सबके साथ एक ही बात होती थी कि आप जितने आए, आप मुझे आलम में आया, मैं कुछ नाम दे दूं, वो कुछ नाम दे दे, सबके अलग अलग नामों से अलग अलग नाम आए ताकि बहुत सारे लोग हिंदू के आइकन खड़े हो जाए। अब इसके पीछे उनका मकसद तो एक ही था कि हिंदू को बदनाम करना, हिंदू का जो बढ़ते जा रहा था देश के अंदर, बहुत उनका प्रभाव बढ़ रहा था हिंदुत्व का। अगले साल चुनाव थे महाराष्ट्र के अंदर,
ऊपर की केंद्र की सरकार या केंद्र के कांग्रेस के इशारों पे दिग्विजय सिंह भी बोल रहे थे, हेमंत करके एटीएस चीफ भी वही काम कर रहे थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह की लगातार बातें हो रही थी, तो हमको तो बाद में पता लगा, तो वही कर रहा था। तो क्या इस हादसे से जोड़ते हुए जिस तरह से चुनाव नजदीक आ चुके थे, वोट बैंक बढ़ाने के लिए हिंदू को आतंकवादी बताया जा रहा था और हिंदुओं पर जो आतंकवादी का जो तमका लगाया जा रहा था, उससे क्या इन्हें वोट बैंक में फायदा मिलने के लिए तमका लगाया गया था? निश्चित क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एक वर्ग पूरे देश के अंदर बदनाम हो जा रहा था, हर जगह ब्लास्ट के अंदर, हर जगह आतंकवाद के अंदर, आतंकवादी घटनाओं के अंदर एक ही विशेष वर्ग के नाम आते थे, तो पूरे देश के अंदर एक सोच बदल गई थी कि ये यही आतंकवादी। अब उनको बचाने के लिए, उनके पक्ष में खड़ा होने के लिए इन्हें एक नैरेटिव सेट करा कि ये 2-3 घटनाएं हिंदुओं के नाम कर दिया जाए, तो फिर जो विपक्ष कोई अन्य लोग जो कहते बाजार में, शहर में, देश में कहते हैं कि एक ही वर्ग है, तो ये कहने में आए कि ये और भी हिंदू भी आतंकवाद होता। एक तीर से 3-4 निशाने करें, फिर जो आइकॉन है वो दब जाएंगे। हम उस विशेष वर्ग के लिए काम करेंगे, उनकी इमेज बचाने के लिए करेंगे, एक धर्म को बचाने के लिए करेंगे, तो हमको इसका लाभ मिलेगा। आगामी चुनाव है, वो वर्ग हमको एक थोकबंद वोट दे देगा। तीसरी चीज, जो हिंदू की ताकत बढ़ रही थी, हिंदू संगठनों की जो ताकत बढ़ रही थी, उस ताकत के अंदर जो युवा वर्ग, महिला वर्ग, बहुत लोग जुड़ रहे थे। सबकी तमन्ना होती थी हिंदू जागरण मंच का काम करना, आरएसएस का काम करना। तो जैसे कांग्रेस ने पहले भी कई बार करा, कुठाराघात करा, संघ के ऊपर, संघ को बदनाम करने की कोशिश करी, संघ के ऊपर बैंड लगाने की कोशिश करी, इसके पीछे पहले भी यही मंशा थी कि संघ पे बैंड लगाओ, संघ को बदनाम कर दो, तो इससे जुड़ना लोग कम कर दे। तो यहाँ भी जब इतने संगीन आरोप के अंदर संघ के कार्यकर्ताओं को और हिंदू पे का काम करने वालों को बंद कर दिया जाएगा, केस लगा दिया जाएगा, इतना खतरनाक केस लगा देंगे, तो इससे कई लोग घबरा के ये संगठन से दूरियां बनाएंगे, इनकी शक्ति घटेगी। साहू जी, एक सवाल और है मेरा। जो मालेगांव के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था भिक्षु चौक पर, एक मस्जिद के पास हुआ था। बताया जाता है कि 4 अलग-अलग विस्फोट हुए थे वहां पर। तो ये मस्जिद के पास विस्फोट होना और जिसमें 100 से अधिक लोग घायल हुए थे, 6 की मौत हुई थी। उस हादसे के बाद आप हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग थे, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की लिंक एटीएस ने किस तरह से जोड़ी थी? क्योंकि साल 2008 का समय था, कांग्रेस की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश में लिंक जोड़ना, इंदौर, उज्जैन, भोपाल में किस तरह से उस हादसे की लिंक जोड़ी गई थी? अब ये तो देखो, ये किस तरीके से जुड़ी गई, उनने हमको क्यों टारगेट बनाया है, तो वो एजेंसी बता सकती है भाई, वो तो हम भी नहीं बता सकते। आज तक हमारे लिए भी अनबिगा प्रश्न है, हम भी आज तक सोचते रहते हैं कि इनको हम ही क्यों मिले थे। तो ये तो हेमंत करकरे जी बता सकते थे, दिग्विजय सिंह जी बता सकते, जिनने षड्यंत्र का नींव रखी। क्या आप लोग कोई ऐसे संगठन से जुड़े हुए थे हिंदूवादी, जो सरकार की निगाह में काफी बना हुआ था? और प्रज्ञा ठाकुर जी, जिस तरह से हम देखते हैं अभी भी प्रज्ञा ठाकुर जी जो है काफी विवादित बयानों में रहती हैं, तो उस समय उनका किस तरह का व्यवहार था संगठनों से? आप संगठनों के लिए काम करते थे तो? देखिए, ऐसा है, मेरी जानकारी में तो आज तक ऐसा कोई विवादित बयान नहीं है प्रज्ञा दीदी का, और जितने भी लोग जुड़े हुए थे संघ के, जितने भी आरोपी बनाए गए, ये कोई भी विवादित भी नहीं थे, ना कोई ऐसे अन्य गलत गतिविधियों में लगे थे। सब अपना हिंदू समाज का काम कर रहे थे, और मैंने तो नहीं सुना, ना मुझे जानकारी के 100% कोई भी गलत गतिविधियों में नहीं लगा था, और कोई विवादित बयान प्रज्ञा दीदी ने भी आज तक नहीं दिए, ना बयान ऐसे रही है वो। मालेगांव हादसे से मध्य प्रदेश की लिंक जोड़ना और आप लोगों को गिरफ्तार करना, कई सालों तक, 17 साल तक के मामला चला है। आप भी 3.5-4 साल जेल में रहे हैं। आपके कई लोग 5-6 साल, 7 साल तक के जेल रहे हैं। जिस तरह से प्रज्ञा दीदी हैं, पूरे 9 साल जेल में रही हैं। उनका चुनाव साल 2018-17 के अंदर उनकी जमानत हुई थी। तो इन जमानत, जो जेल के अंदर का आपका समय था, आपने वो पीड़ा बताई कि किस तरह से आपको एटीएस ने मारा। फिर एनआईए ने साल 2011 में इस केस को अपने हाथ में ले लिया था। वो लगातार जांच कर रही थी। अब 31 जुलाई 2025 को कोर्ट ने कल फैसला सभी लोगों को बरी कर दिया है। कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जिस मोटरसाइकिल की बात सामने आई थी
कि वह प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम थी, तो वो मोटरसाइकिल का क्या जिक्र था और क्या आप लोगों पे दबाव प्रभाव बनाया गया था? देखिए, ये जो जितने भी हम पे प्रकरण लगाए गए थे, जितने भी आरोप लगाए थे, भारतीय कानून के हिसाब से गवाह और सबूत जब किसी के खिलाफ होंगे तभी आप सजा दे सकते हो। जब इन्हें सब फैब्रिकेटेड किए थे, मोटरसाइकिल फैब्रिकेटेड की होगी, गवाहों को दबाव डाल के मार पीट के गवाही दिलाई, जबकि गवाही स्वतंत्र होना चाहिए। गवाहों को कभी मारा पीटा जाता है क्या? दिलीप पाटीदार, दिलीप नाहर और धर्मेंद्र बैरागी गवाह थे। उनको साहब आप जिस समय मुझे गिरफ्तार करके लेके गए उसी समय उनको भी लेके गए साथ में। वो 12 दिन तक उनको क्या करा, क्यों रखा गवाह को, मारा पीटा क्यों, नंगा कर करके क्यों मारा उनको? यदि वो वाकई में सच गवाह होती तो स्वयं सेल्फ देता ना। वो फिर गवाही दिलवा देने के बाद भी 10 दिन तक क्यों रख रखा उनने मुंबई में उसको? जब घर वालों ने जब यहाँ पर कुछ कोर्ट के अंदर वो लगाया बंदी प्रत्यक्षीकरण, तब जाके उनको आप छोड़ते हो। तो इसका सीधा सीधा क्या कारण? और वो 2 गवाह आके इंदौर में कोर्ट में अपना परिवाद दायर करते कि हमको जबरदस्ती ले गए थे, मारा पीटा और हमको लिख के दिया और वो लिख के स्क्रिप्ट बयान कराए। तो ये इससे स्पष्ट झलकता है ना। एक बात रही, बात दूसरी मोटरसाइकिल की। भाई मोटरसाइकिल में जब प्रज्ञा दीदी की थी नहीं तो प्रज्ञा दीदी की बताई गई। किसी ने आरडीएक्स का बोला गया, उसके यहाँ आरडीएक्स कभी आया ही नहीं। भैया मैं तो कह नहीं रहा हूँ, ये हमारे कोर्ट के न्यायालय माननीय न्यायालय कोर्ट के अंदर ये सब ट्रायल चला, सब आके उन्हीं लोगों को जिनको आपने गवाह बनाया था, जो आपने सबूत जुटाए थे, वो व्यक्ति उस वक्त कोर्ट के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष आके उपस्थित होकर बताया ना। तो अंतिम जो बताया जाता, सत्य जो बताया जाता वही होगा। तो उन्हें जितना भी प्रकरण में इनको बनाया गया था, गवाह बयान सबूत इकट्ठे करे थे, सब झूठे करे इकट्ठे करे गए थे, इसीलिए सबको बरी करा गया, क्योंकि हमारे खिलाफ कोई सबूत थे नहीं, तो इसलिए बरी हुई। आप 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 2 लोग फरार हो चुके थे, तो बचे 12 लोग जो गिरफ्तारी के अंदर थे पुलिस की, इसमें उन लोगों ने किन लोगों की क्या-क्या भूमिका बताई थी पूरे हादसे में? चार्जशीट के अंदर तो हर जितने भी आरोपी थे सभी के ऊपर कम से कम 40 से 45 धाराएं लगाई थी। अनलॉफुल एक्टिविटी, विस्फोटक अधिनियम 302, 107 और भी बहुत सारी धाराएं, जितनी खतरनाक धाराएं होती सब धाराएं लगाई थी और सबके आरोपी उनको बनाया गया था, माना गया था। और जब 2017 या 18 में चार्ज फ्रेम हुआ, आरोप तय हुए, आरोप तय के समय में सबके फिर आरोप अलग अलग हुए। उसमें 5 लोगों को डिस्चार्ज करा गया। डिस्चार्ज भी इसलिए करा जाता है कि ट्रायल चालू करने के पहले आरोप तय किए जाते। आरोप ये तय किए जाते कि आपने जब पहले दिन तो सबको मर्डर में भी बना दिया, सबको मोटरसाइकिल वाला भी बना दिया, सबको आपने आरडीएक्स रखने वाला भी बना दिया, सबको बम बनाने वाला भी बना दिया, क्योंकि धाराएं सब लगा दी। सब धाराओं का मैं आरोपी हूं, तो उसका मतलब सब प्रकार की धारा लगाई, तो सबके सब मेरे पे बेले में हो। तो आरोप जब तय हुए, सबके चटनी कुछ भी नहीं निकला। तो इसे जब कुछ निकले ही नहीं चार्जशीट के अंदर, गवाहों के अंदर, क्योंकि उसके बगैर किसी को सजा दिला नहीं सकते हो। तो पहले ही 2018 के अंदर 5 लोगों को उनको डिस्चार्ज करना पड़ गया, क्योंकि अभियोग चलाने के लिए कुछ तो साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए। बिगर साक्ष्य के, बिगर सबूत के अभियोग चल ही नहीं सकता। तो उन 5 लोगों में एक मैं भी था, 2018 में जो बरी हुआ। एक शिवनारायण तन संग्रह था, उनको डिस्चार्ज किया। एक पूना का था, एक राकेश धाड़े पूना के थे, जगदीश महात्रे मुंबई के थे, प्रवीण टकालकी कर्नाटक के थे। ऐसे 5 लोगों को उनको डिस्चार्ज करना। अब जो 7 लोगों पे जो आरोप तय किए गए थे, अब वो मैंने कभी चार्जशीट बाद में मतलब उसकी बात की पढ़ी नहीं कि बाद में आखिरी में अंत में आरोप उन पे क्या रह गया। और उन पे भी जो आरोप लगाए थे तो झूठे सबूत थे, इस वजह से वो भी कल बरी कर दिए गए। परिवार को भी कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, उन्हें भी एक बदनामी का तमगा लग चुका था। यूं आतंकवाद का नाम जुड़ना मतलब एक देश विरोधी हो जाने का तमगा था। तो समाज में किस तरह के संघर्ष से आप लोग जूझे हैं? तो जब शुरुआत में जब हम पे इतना बड़ा तमगा लगाया गया, आतंकवादी का बनाया गया, तो आतंकवादी शब्द एक बहुत खतरनाक था, सुन की सेरन आ जाती थी। समाज वाले को देख के नफरत हो जाती थी ऐसे व्यक्तियों से, उनके परिवारों से, विशेष तौर पे अपने हिंदू समाजों के अंदर।
तो वो क्यों चीज हमने भी झेली। जैसे हमको हमारा तमगा ये लगा तो पूरा समाज, रिश्तेदार, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, पारिवारिक लोग, प्रतिष्ठित लोगों ने हमसे आना मिलना जुलना बंद कर दिया था। अब उस की घर पे कहते ना सांप सूंघ गया, कोई आने की हिम्मत नहीं रखता था। उस दरमियान मेरे एक हमारे बड़े भाई कैलाश जी विजयवर्गीय, वो आए मेरे घर, पूछे। 2 दिन बाद उन्होंने मेरे बच्चों को बेड पे गोद में बिठा के स्टेटमेंट दिया कि नहीं, क्योंकि वो उनको बचपन से जानते थे, वो अच्छी तरह से जानते थे कि हम लोग ऐसे नहीं हो सकते कोई भी। मैंने कहा नहीं, ये ITS में गलत जानकारी से, गलत कारण से उठा ले गई होगी, कुछ उनको गलत फहमी हो गई होगी और कानून अपना काम करेगा यदि दोषी होंगे तो। और ये मेरे साथ 25-30 साल से मेरे साथ काम कर रहा मेरा दोस्त है, इसे सब बोले। तो ये उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ लोगों में भावना जागी कि नहीं इतने बढ़ेगा, तो फिर बाकी और भी लोग, राजनीति लोग, मिलने वाले जो हमारे साथ काम करते थे, वो लोग आने लगे, मिले, घर परिवार को थोड़ा बहुत संभल दिया। और ये चीज जब वो मेरे घर बोल के चले गए, देखो कितनी बेचकानी, वो कितना खुन्नस थी ATS में, हेमंत करकरे साहब को कितनी खुन्नस थी। ये जब मेरे पक्ष में यहाँ आके मेरे घर में कि माननीय कैलाश जी बोल के जाते हैं, तो ये लाइव मीडिया चल रहा था, तो मुझे काला चौकी ATS के अंदर हेमंत करकरे बुलाते अपने कक्ष में और मेरे से बोलते, ये स्क्रिप्ट चल रही है, ये बड़ा गुंडा दिख रहा है, कौन है, बोल, मना कर कि ये तेरे पक्ष में स्टेटमेंट मत दे, नहीं तो तेरे को और तकलीफ दूंगा। वो घबराए होंगे कि यार एक बहुत बड़ा नेता इनके साथ खड़ा हुआ है, तो घबराया होगा। तो अब मेरे को भी मैं शायद रूप से मैंने बोला, भाई तो आप तो पहले अपने शब्द सुधार लो, गुंडा शब्द मत बोलो, पर आप भी बड़े अफसर हो, स्क्रिप्ट नीचे दिख रही है, वो मेरे बच्चों को बैठे हैं दिख रहे टीवी पे, और नीचे आ रहा है कि ये PWD मिनिस्टर मध्य प्रदेश, मेरे सम्माननीय व्यक्ति है। तो मेरा तब बोलना हुआ तो उनके अक्षर मत, जो कहते हैं चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, तो उधर आसपास वाले दे 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 मेरे को खूब मारा उनने। वो तो हमारा साहब से मुंह लड़ा था। मैंने कहा अच्छा मैं भी था, थोड़ा आंकड़ों तो मैं भी था, मैं गलत चीज में सहन नहीं होती मेरे से, तो मैंने भी कहा ठीक है साहब, आप भले मार लो पीट लो, पर आपके अफसर जो बोल रहे कोई गलत बोलो, तुम्हारा अफसर से शब्द को क्या प्रयोग कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए, किसी स्टेट का मिनिस्टर है और ये पढ़े लिखे नहीं, क्या क्लियर कट दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारी प्रताड़नाएं झेली, हर जगह मारपीट झेली, खूब झेली, हर छोटी छोटी बातों में मारा पीटा जाता था, रात रात भर सोने नहीं दिया जाता था, उठा देना, एक बिस्तर तक नहीं देना कि चलो एक चादर दे दे, ठंडे फर्श पे सुलाए रखना, कभी AC में डाल देना। रात को एक आया बिठा रखा है, थोड़ी झपकी लेंगे, दूसरा आएगा फिर कर रहे हैं, तो सोने नहीं दिया जाता था, 2-2 दिन तक सोने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज क्या होती है, बहुत प्रताड़ना होती है। अब वो हमारे एक साथी के साथ तो उसके प्राइवेट पार्ट पे रस्सी एक धागा बांध के तानपुरा बजाने वाला काम करा, क्या है। प्रज्ञा दीदी के साथ जो मारपीट करी, मतलब हम देख के, मतलब हमारे को जब बाद में पता लग गया था कि प्रज्ञा दीदी है, ये एक बार सामने लिया, उसके बाद पहले तो आवाज मालूम नहीं पड़ता, हमको लगता था कोई औरत की होगी। जब एक बार हमारे सामने आ गई और पता लगा इसकी थी, तो बाद में और 2-4-5 दिन तक सुनते रहे, तो साहब बहुत, मतलब वो चिल्लाती उधर से, रोना हमें आता था, अंदर ही हमारे आत्मा दुखने लगती थी, यार कितना मार रहे हैं, कितना टार्चर कर रहे हैं। NIA की विशेष अदालत ने आप लोगों को कल बरी कर दिया है, कितना खुशी का क्षण है। 17 साल बाद आप लोगों को इस केस से बरी किया गया है, काफी उत्साह भी बनाया गया है, और आप लोगों के लिए कितना खुशी का क्षण है, समाज में क्या संदेश गया है। मुझे तो खुशी है ही, मेरे पूरे परिवार को खुशी, मेरे मित्र बंधु इष्ट मित्र सबको खुशी, इसके अलावा पूरे देश के अंदर संपूर्ण हिंदू समाज खुश है। संपूर्ण हिंदू समाज इसलिए खुश है कि व्यक्तियों को लॉस तो अपनी जगह पर, इन्हें धर्म का लॉस करने का चले थे ये लोग, क्योंकि नैरेटिव सेट करा था हिंदू धर्म को बदनाम करने का, भगवा को बदनाम करने का, जबकि भगवा कभी आतंकवादी होता ही नहीं है, ना भगवा आतंकवाद था, ना है, ना रहेगा। तो पूरी दुनिया के अंदर इन्हें भगवा को या हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए जो नैरेटिव सेट करा था, ये उसकी जीत है। आज पूरा जो आया, पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा हिंदू समाज प्रसन्नता के लहर में है कि इनने जो गलत करके भगवा को बदनाम करने की कोशिश करी थी, वो पर्दाफाश हुआ,
और इनको इसका अच्छा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। और इसी में मेरा एक ब्रदर भी शांत हुआ, वो भी मेरी एक पीड़ा है, वो तो जिंदगी में पीड़ा रहेगी, क्योंकि बाकी चीज तो भरा जाता समय के हिसाब से। ठीक है, मेरी मुझे को मारा पीटा प्रताड़ना दी, वो चोट तो भरा जाएगी। मेरा आर्थिक नुकसान हुआ, वो पूरा हो जाएगा कभी ना कभी, है। मेरी पारिवारिक इज्जत, समाज में मेरी जो इज्जत खत्म करी थी, धीरे धीरे से वो भी पूरी हो जाएगी। अब तो खत्म हो ही जाएगी पूरी इज्जत। पर तो मेरा एक भाई उस वक्त मारा गया, वो भी एटीएस की वजह से मारा गया, क्योंकि जब मुझे यहाँ से ले गए, मेरे घर में इकलौता वही भाई था जो मुझे मेरी देखरेख के लिए कोर्ट में आना जाना, केस को देखना करता था। 3 महीने बाद 4 महीने बाद दूसरी या तीसरी पेशी रही होगी, तीसरी पेशी के समय में वो आता। अच्छा, उस बीच में एटीएस वाले उसको भी प्रताड़ित करते थे भाई। तो कोर्ट में जब जाता था या जेल कोई मुलाकात करने जाते थे, तो एटीएस अधिकारी उसकी इतनी परेड ले लेते थे, इतना चमका देते थे। उनका ये कहना रहता था कि आप इनके लिए आओगे नहीं, ये इनकी मदद नहीं करोगे, फलाना नहीं करोगे, इनकी क्या भगवान जाने उनने क्या उनको टॉर्चर करा। तो वहीं पर मुंबई कोर्ट में मेरे आंखों के सामने उनको अटैक आया और गिरे। मैं एटीएस वाले मुझे पुलिस लेके आई थी, मैं मदद करने की तमन्ना रखते हुए मेरी को मदद नहीं कर सका, क्योंकि वो बोलते तुम पुलिस कस्टडी में हो, तुम उसके पास नहीं जा सकते, तुम इनकी वो नहीं कर सकते हो। तो वो अन्य लोग उसको अस्पताल ले गए और आधे घंटे बाद साहब वो खबर आती कि शांत हो गए। अब शांत होगा तो साहब ये क्षति तो मेरे जीवन में कहीं पूरी हो नहीं सकती, कोई मेरे को ये लौटा नहीं सकता मेरा भाई। उस वक्त मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तीनों छोटे, मेरे भाई की पत्नी वो भी अकेली हो गई घर में, मेरी इधर पत्नी अकेली हो गई, उसकी भी 4 छोटे बच्चे। इतनी बड़ा संकट, इतना बड़ा दिक्कत आई थी कि घर पे आर्थिक रूप से दोनों परिवार परेशान, मानसिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से परेशान। हम जेल में, और उसका 3.5 साल बाद जेल से आना होता, 3-3.5 साल बाद। तो ये बहुत कठिन दौर था, बहुत संकटकालीन समय था। वो ये सब चीज को देख के आज जो भी निर्णय आया इसमें बड़ी खुशी तो होती होता है कि न्याय मिला, न्याय प्रणाली ने वाकई में हमारे साथ न्याय करा। हमारे साथ तो करा ही करा, और हिंदू सबसे बड़ा भगवा के साथ करा, कि जो एक बहुत बड़ा दाग लगाने की कोशिश करी थी इनने, एक भगवा सूर्य को जो दाग लगाने की कोशिश, उस दाग का षड्यंत्र पर्दाफाश हुआ और उनके मुंह पे करारा तमाचा। ये थे हमारे साथ श्याम साहू जी, जिन्हें मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर आरोपी बनाया गया था। भगवा कभी आतंकवाद का साथी नहीं हो सकता है। यह उसी की जीत है जो एनआईए की विशेष कोर्ट ने इन सभी लोगों को इस मामले से बरी कर दिया है। इंदौर से लोकस्वामी मौजों के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जीतू माथुर के साथ जय सिमरिया, इंदौर।